देखो, जो टॉपिक का नाम है ना, टॉपिक का नाम क्या है? भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। यानी कि यहां पर अगर मैं इसका नाम लिखूं तो थोड़ा सा याद रखना, जो मैं बोलता रहूंगा वो सुनते रहना बस। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीन चार बातें सुन लेना पहले आराम से। देखो, जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान, इसको आमतौर पे क्या कहा जाता है? बोरिंग बकेट। बोरिंग बकेट, उधार का थैला। क्या कहते हैं इसे? उधार का थैला। जो हमारा संविधान है उसे हम उधार का थैला कहते हैं। कई विद्वान ये मानते हैं कि भारत ने अपने संविधान को अलग अलग देशों से क्या किया? बोरो किया है। तो वहां से उठा उठा के हमने संविधान बना दिया है। बट ये बात जायज नहीं है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड है बस बेटे इन वालों से। लेकिन हमने जब हमने संविधान बनाया तो हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने संविधान में वो सारी बेस्ट चीजें रखेंगे जो दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पाई जाती है। ठीक है? हमने कोई चोरी नहीं की ना कॉपी किया। हमने वो बेस्ट सोर्स उठाए हैं जो हमारे देश को चलाने के लिए क्या होंगे? फायदेमंद। ठीक है? इसीलिए जो हमारे पास संविधान है वो दुनिया का सबसे बेस्ट सोर्स है। ठीक है? अब ध्यान से सुनना, हमारे संविधान को उधार का थैला कहते हैं। बोरिंग बकेट या बोरिंग बास्केट एक ही बात है। बोरिंग बकेट ये भी बोलते हैं कई कई लोग। यानी कि हमारा संविधान क्या है? उधार का एक थैला है। सच है या झूठ है, इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, जब हमारा देश का संविधान बन रहा था तो जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे, बीएन राव। जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे कौन थे? बीएन राव, बेनेगल नरसिंह राव। तो जो बेनेगल नरसिंह राव है वो कौन है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर है। कौन है वो? संवैधानिक सलाहकार है। यानी कि हमारा संविधान बनाने का जो काम है उसमें जो एडवाइस दे रहे थे वो सबसे फेमस व्यक्ति कौन थे? बीएन राव, बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव ने ये डिसाइड किया कि हमें ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो बेहतर चीजें चाहिए उसको स्टडी करने के लिए हमें कम से कम दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में एक बार विजिट करना चाहिए। और वहां के विशेषज्ञों से हमें क्या लेनी चाहिए? राय, संविधान बनाने के मामले में, क्योंकि हम लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। तो हमने मोर देन 60+, 60 से ज्यादा देशों को हमने क्या किया? स्टडी किया। 60 से ज्यादा देशों को हमने पढ़ा। ठीक है? वैसे एक जानकारी के लिए बात बताया था, द फादर ऑफ पॉलिटिक्स, द फादर ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु को। अरस्तु मीन्स एरिस्टोटल। टीएलई होगा शायद ना, तो कोई बात नहीं। भी देखो, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल की बुक का नाम था दी पॉलिटिक्स। या फिर जो पॉलिटिक्स वर्ड है वो अरस्तु ने ही दिया है। अरस्तु ने अपने अपने टाइम में दुनिया के कितने संविधान पढ़े? 158 देशों के संविधान पढ़े हैं। कितने संविधान पढ़े? संविधान पढ़े। यानी कि दुनिया के 158 देशों के संविधान पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है? एरिस्टोटल। इसकी बुक का नाम है दी पॉलिटिक्स। ठीक है? द पॉलिटिक्स है दी पॉलिटिक्स एक ही बात है। तो दुनिया में मोर देन 158 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है किसने? अरस्तु किसका गुरु है? सिकंदर का, अलेक्जेंड्रिया का। सिकंदर का गुरु कौन है? सिकंदर का गुरु अरस्तु। ठीक है? तो ये याद रखना। समझा रही बात? तो हमारा संविधान जो है वो उधार का थैला तो नहीं है, पर फिर भी हमारे संविधान में अलग अलग देशों से बहुत सारी चीजें ली गई है। तो कई लोग बोलते हैं कि बोरोइंग है, कॉपी है, ये सारी बात। लेकिन देखो, ध्यान से सुनना, आपको बेहतर संविधान चाहिए था, ये नहीं सोचना हमें कि ये कॉपी है या फिर कि किस देश से चोरी किया गया या फिर उसको अपनाया गया। हमें बेस्ट चीज चाहिए
फिर चाहे हम उसे बोरो करें या अपनाएं या जो भी करें, वो हमारे लिए जरूरी था। और देख लो आप, हमारा जो संविधान है दुनिया का सबसे बेस्ट संविधान बना है ना, आज तक संविधान नहीं चेंज हुआ। तो संविधान बदलने वाले देशों में नेपाल, जर्मनी, रूस, ठीक है, अलग अलग देश हैं। आप हमने साउथ ईस्ट एशिया में देख लो, तो अनस्टेबल पॉलिटिक्स है उधर, यानी कि लोकतंत्र और संविधान टिक नहीं पाता ज्यादा दिन। इसका सबसे वर्स्ट एग्जाम्पल देखना हो जहां पर संविधान बिल्कुल नहीं, इज्जत नहीं होती, तो पाकिस्तान है। उनके संविधान को कोई ज्यादा क्या नहीं मिलती समय के साथ, मतलब रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ठीक है, क्योंकि वहां पर बार बार क्या आता है, मिलिट्रियल रूल स्टैब्लिश होता है। समझ में आ रही बात? तो हमारा जो टॉपिक है वो शुरू होता है कि क्या हमारा संविधान उधार का थैला है? तो आपका आंसर हो सकता है यस। उधार तो लिया है हमने अलग अलग देशों से, पर वो चोरी नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं है। एक सोची समझी मतलब रणनीति के जरिए हमने वो बेस्ट चीजें निकाली उसमें से जो हमारे देश के लिए क्या है, फायदेमंद। अगर मान लेते हैं हम संसद की अध्यक्षात्मक प्रणाली या हम अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो हमारे इंडिया के लिए फायदेमंद नहीं होती वो। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम चुना, क्यों? क्योंकि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम के अलावा कोई और ऑप्शन बढ़िया था ही नहीं। अगर हम प्रेसिडेंशियल अपना भी लेते तो भविष्य में क्या होता कि हमारे देश में एक ही व्यक्ति क्या हो जाता, सारी पावर को होल्ड करता, फिर हमारे यहाँ पर अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं होती, ठीक है। इसलिए जो भी हमने चुना है वो बड़ा सोच समझ के चुना है। तो जो हमारे संविधान बनाने वाले थे वो क्या थे, बड़े होशियार लोग थे वो, ठीक है। यहाँ पर ये याद रखना। अब यहाँ पर सवाल आता है कि हमारे देश में संविधान में किस देश से क्या लिया गया, तो देखो सोर्सेस कम से कम मैंने आपको कितना बताया, 60+ देशों को पढ़ा गया है, 60 देशों को पढ़ा गया। ऐसा तो नहीं है कि 60 के 60 देशों को हम स्टडी करने लगे। इसका सीधा मतलब यह है कि हमें कुछ देशों को स्टडी करना चाहिए, जिसमें अगर हम बात करें तो हमारे कुछ कुछ जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं हमारे संविधान पे, सबसे पहले आता है वो 1935 का एक्ट, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा ब्रिटेन, यूएसए ब्रिटेन, इसके अलावा फिर आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, ठीक है, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, रशिया, फ्रांस। इसका मतलब इन सबको भी हमने पढ़ा है, यानी कि जो हमारे संविधान में हमने अलग अलग कंट्रीज को क्या किया, स्टडी किया। यूएसए को किया, यूके को स्टडी किया, आयरिश को, ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा को, जापान को, साउथ अफ्रीका, रूस, जर्मनी और फ्रांस। यानी कि हमारे देश पर अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे कितनी चीजों का असर है, तो आप खुद देख लो। यहां पर आप अगर निकालोगे तो ये कितना मिलेगा आपको, 11, मोर देन 11 चीजें, 11 अलग अलग सोर्स है जो हमारे पास हमारे संविधान पर क्या डालते हैं, असर डालते हैं। तो हमारे देश के संविधान पर 11 अलग अलग सोर्सेस का ज्यादा असर है, ठीक है। सेलेक्टिव चीजें हमें जाननी है, लेकिन पेपर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। अब चाहे आप दिल्ली पुलिस का पेपर दो या कोई भी एग्जाम, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इस वाले से एक क्वेश्चन तो फिक्स है आपका हो गया, तो आपको याद रखना है वो, ठीक है। किस देश से क्या लिया गया ये हर बार पूछ लेगा। एक मैंने पॉलिसी भी ऐड करी है उसमें, उसमें वो कोई संविधान में तरीका नहीं है, वो तो एक नीति है, जैसे 5 ईयर प्लान। तो वो हम बात करेंगे अभी आगे चल के, देखो। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले संघीय तंत्र, 1935 का एक्ट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। 1935 का एक्ट, ये लघु संविधान है एक तरीके से। हमारे लिए लघु संविधान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरा संविधान यहां से क्या है, बोरो है। और संविधान में ये बात याद रख लेना कि मोर देन 75%, कितना संविधान, 75% संविधान हमने कहां से उठाया है, इसी एक्ट से, जिसमें कितनी धाराएं हैं, 250 धाराएं हमने कॉपी की है। हालांकि इस एक्ट में टोटल धाराएं 321 है। उस 321 धाराओं में से हमने कितना बना लिया, 250। 250 का मतलब कितना परसेंट संविधान हमारा कॉपी हो गया, 75% संविधान अगर यहां से बना है तो बाकी 60 देशों से तो अलग अलग है। तो ये याद रखना है आपको। बीए में और अलग अलग पॉलिटिकल साइंस के जो कोर्सेज होते हैं उसमें एक टॉपिक पढ़ाया जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो हर कंट्री की पॉलिटिक्स को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, स्टडी करते हैं। कभी बाद में डिटेल में इनके बारे में जानकारी हो सकती है कि हम कंपैरिजन करें भारत की पार्लियामेंट की और ब्रिटेन की पार्लियामेंट की, तो क्या डिफरेंस है, क्या खूबी है, वहां के स्पीकर में क्या अंतर है, हमारे यहाँ पर स्पीकर में क्या अंतर है, हमारा स्पीकर उनसे कैसे बेहतर है या हमारा स्पीकर उनसे कैसे बेकार है।
स्पीकर का जो पद है हमारे इधर कैसा है, चेयरमैन का पद कैसा है, ये सारी बात है। तो यहाँ पर हम तुलना कर सकते हैं हर बात की, समझ गए। तो ये आपको याद रखना है जो बताया गया। यानी कि 321 धाराओं में से कितनी धारा कॉपी है, 250 की 250 एज इट इज हमारे संविधान में आज भी चल रही है। अभी बोला संघीय तंत्र, यानी कि एक केंद्र बनेगा और उसकी फिर इकाइयां बनेंगी राज्य। ये यहां तय हो गया था इस समय, पहली बात, ठीक है। इसके अलावा जो राज्यपाल है, जो गवर्नर है, उसके ऑफिस शुरू हो गए। इस समय सुप्रीम कोर्ट आपको पहले से पता है बन चुका था, सुप्रीम कोर्ट बन चुका था। ये यूपीएससी, जो आपका वर्तमान में यूपीएससी है, ये संस्था बन चुकी थी यहां से, समझ गए। यूपीएससी जैसी संस्थाएं बन चुकी थी। आपको पता होगा ली कमीशन 1926 में बना। कौन सा कमीशन है, ली कमीशन की सिफारिश पर कौन सा आयोग बना है, द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कर्नवालिस। कौन है, द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, यानी कि सिविल सर्विसेज का पिता कौन है, सिविल सर्विसेज का जनक कर्नवालिस, कॉर्नवालिस है ना, वालिस एक ही बात है। तो कॉर्नवालिस है, जो आपको याद रख लेना ये नाम है। समझा की बात। तो एट दी एंड आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो कॉर्नवालिस है वो क्या है, ठीक है, द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। अब ये याद रखना, आमतौर पे जो मैंने बोला है वो मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा और ध्यान से सुनना, वो आपको कवर करना है इसी के साथ साथ। तो हमने क्या क्या चीजें ली है बता सकते हो आप, क्या क्या लिया हमने इसमें से। पहले लिया हमने संघीय तंत्र, 35 के एक्ट से गवर्नर का ऑफिस ले लिया, जुडिशरी ले लिया हमने, यूपीएससी ले लिया, और इमरजेंसी के जो प्रोविजन है वो भी हमने यहां से लिए। 35 के एक्ट में आपको पहले से पता 3 लिस्ट भी थी। कौन सी लिस्ट थी, 3 लिस्ट। कौन कौन सी है, यूनियन, स्टेट लिस्ट और कॉन्करंट, ठीक है, याद रखना कॉन्करंट लिस्ट। ये तीनों लिस्ट हमारे पास पहले से आ गई थी। ये भी पता है आपको कि इस एक्ट में आरबीआई भी बना दिया गया था, तो आरबीआई भी आ गया इसमें। तो ये हमने एक्ट पहले पढ़ा है, और कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये सारे मिल जाएंगे। ये हमारा टॉपिक होगा किस देश से क्या लिया गया, फिर शेड्यूल्स, फिर आर्टिकल्स, ये सब होते ही फिर हम एक पूरे टेस्ट सीरीज चलाएंगे कौन कौन से पीवाई क्यूज है, ठीक है, जिसमें हमारी 1-2 क्लास हो जाएगी और मोर देन 50-100 क्वेश्चन हम खत्म कर लेंगे उसमें, ताकि हमारे को याद रहे, ताकि प्रैक्टिस सेशन भी उसी के साथ खत्म हो जाएगी, कौन से क्वेश्चन पूछे गए और कौन से पूछे जा सकते हैं और कहां पर कौन सी संभावना है, ठीक है। तो वो सारी बातें याद रखना, समझ आ गई बात। 35 का एक्ट कितना रेलिवेंट है पता चल गया। अब यहां पर आगे सुनना ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर मैं सारी चीजें ऐड करते हुए चलूंगा पहले, बस ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं संसदीय शासन या संसदीय प्रणाली। एक बहुत बड़ा सिस्टम है ये। इस सिस्टम का नाम होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे, पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या होता है इस सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में नॉर्मली समझना, जो देश का हेड होता है ना, देश का हेड, देश का प्रमुख, वो कौन होता है, प्रेसिडेंट। कौन होता है, प्रेसिडेंट। और जो सरकार का प्रमुख होता है, किसका, सरकार का प्रमुख, वो पीएम होता है। और पीएम और प्रेसिडेंट को मिलाकर हमारी क्या बनती है, एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका। क्या बनती है, और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। हमारे यहाँ पर पहला अंग ये कार्यपालिका, दूसरा क्या है, लेजिस्लेचर। क्या है, इसको हम बोलते हैं विधायिका। क्या बोलते हैं इसे, विधायिका। और तीसरे अंग का नाम होता है न्यायपालिका। क्या होता है, न्यायपालिका, विच मीन्स जुडिशरी। क्या होती है, हमारे यहाँ पर यह याद रखना, देखो जो जो मैं बताता रहूंगा, ये दोनों आपस में कनेक्ट होती है, ठीक है। ये सबसे अलग होती है हमारे इधर। क्या है इस सिस्टम में, ध्यान से सुनना। जो संविधान बनाने वाले लोग थे उन्हें पता था कि अगर हमने सरकार अगर अकाउंटेबल नहीं बनाई तो सरकार का जो मुखिया होगा वो मनमर्जी करेगा अपनी, और अब बार बार अपनी नहीं चलाएगा।
और हमें चाहिए था कि जो हमारे जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका मीन्स पीएम, प्रेसिडेंट, मंत्री, वो सब, वो किसके लिए जवाबदेह होनी चाहिए, हमारे पार्लियामेंट के लिए। यानी कि कुछ भी करें वो पार्लियामेंट में खड़े हो गए, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि जो पार्लियामेंट में जिसकी सरकार होती है, यानी लोकसभा में जो मेजोरिटी वाली पार्टी होती है, वही एग्जीक्यूटिव का हेड बन पाता है बाद में। यानी कि ये दोनों मिलके चलाते हैं देश को, और ये अलग होता है। अमेरिका में ये अलग, ये भी अलग और ये भी अलग, तीनों अलग होते हैं। इसीलिए वहां के रूल में हम देखते हैं कि पावर का सेपरेशन पहले किया गया है, ताकि इनकी आपस में लड़ाई ना हो। हमारे इधर कार्यपालिका अलग काम करती है, विधायिका एक साथ, दोनों मिलकर काम करेंगे, अलग नहीं करेंगी वो। न्यायपालिका अलग है, यानी कि कोर्ट कचहरी पर दबाव नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट पर। ठीक है। याद रखना, तो ये जुडिशरी सबसे अलग होती है हमारे इधर, इसलिए हमारे यहाँ कार्यपालिका किसके लिए जवाबदेह होती है, विधायिका के लिए। ये होता है इस सिस्टम में। हमें चाहिए थी कि ऐसी सरकार जिसमें दिखने वाला मुखिया कोई और सरकार चलाने वाला मुखिया कोई और हो। इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, और ये हमने अपनाई, संसदीय शासन प्रणाली। इसके अलावा ये बोला गया विधि का शासन। क्या बोला गया? रूल ऑफ लॉ। वर्ड क्या है? रूल ऑफ लॉ। देखो, बात समझना है यहाँ पर, रूल ऑफ लॉ। जो रूल ऑफ लॉ है, ये रूल ऑफ लॉ एक विचारधारा है, जो किसकी विचारधारा है? प्रोफेसर डाइसी की। किसकी विचारधारा है? प्रोफेसर डाइसी, जाने माने विद्वान है ये, प्रोफेसर डाइसी। रूल ऑफ लॉ होता क्या है? यानी कि आपके देश में सबसे टॉप पर किसको बिठाया जाएगा? रूल को। यानी कि चाहे आप में कोई सी बड़ी से बड़ी पोस्ट क्यों ना हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून के दायरे में रहकर सबको काम करना है। कोई भी कार्यपालिका का हेड, न्यायपालिका का हेड, कोई भी किसी भी ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जो संविधान को लांघ कर किया जा रहा हो। कोई भी सरकार, कोई भी न्यायपालिका, कोई भी अंग संविधान से बढ़कर कोई काम नहीं करेगा। अगर संविधान में कोई बात वर्णित है तो उससे आगे निकल के काम नहीं कर सकते, संविधान को लांघना। ठीक है। इसीलिए बोला गया रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब सबसे टॉप पर किसको बिठाया गया? कानून को। और ये कानून की विचारधारा हमने किससे अपनाई है? ब्रिटेन वालों से। तो नंबर 2, पहली चीज संसदीय सिस्टम, दूसरी चीज रूल ऑफ लॉ, तीसरी चीज लॉ मेकिंग प्रोसीजर। कानून बनता कैसे, ये हमने ब्रिटेन वालों से सीखा। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कानून बनता कैसे, ये हमने कहां से सीखा है? ब्रिटेन वालों से। ब्रिटेन वालों ने इतने सारे अधिनियम पास किए, कानून बनाने के तरीके सिखा दिए, संसद जैसे डिजाइन कर दिया उन्होंने, ये सब बनाया, हमें फायदा ही हुआ। इसीलिए 1935 का जो एक्ट है, 1935 का जो एक्ट है वो बड़ा बेस्ट एक्ट है वो, क्योंकि इस पूरे एक्ट में हमारे संविधान के अधिकतर हिस्से बन गए, तो हमने कॉपी कर ली। क्या दिक्कत है? अगर हम उससे बढ़िया चला पा रहे हैं देश को, तो हम डिनाई थोड़ी कर देंगे। आपके अंग्रेज अगर आपको कोई चीज सिखा कर गए और वो चीज आपकी लाइफ की, मतलब लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है या आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप ये थोड़ी कह के छोड़ दोगे कि ये तो उनकी चीज है तो हम क्यों अपनाएं। हमेशा बढ़िया चीज अपनानी चाहिए, और हमने अपनाई। हमें पता था उनके द्वारा लाई गई चीजें क्या थी, ठीक थी, तो हमने अपना लिया, और उसके हिसाब से हमारे देश में कानून वगैरह बनाने का तरीका सीखा हमने। कानून दो लेवल में बनते हैं, एक स्टेट लेवल में बनता है और एक सेंट्रल लेवल में बनता है। सेंट्रल पे हमारी पार्लियामेंट बनाती है, स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर बनाती है। सिंगल सिटीजनशिप, ये सुनना बस ध्यान से, एकल नागरिकता। हमारे देश में एक ही नागरिकता होती है, जिसे हम बोलते हैं भारतीय, इंडियन। सिटीजनशिप एक ही रखी गई है। सिटीजनशिप एक रखने का मतलब है कि हमने कौन सा लक्षण को अपनाया? एकात्मक लक्षण है ये। कौन सा लक्षण है ये? अब आप बोलोगे एकात्मक लक्षण क्या होता है? ऐसा कोई देश जहां सारी पावर केंद्र के हाथों में होती हो, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी सिस्टम। और जहां पावर बराबर बराबर बढ़ जाए, राज्यों को उनकी पावर, स्टेट को, मतलब स्टेट को जो उनकी पावर मिल रही मिलेगी, सेंट्रल को जो पावर मिलेगी वो उनकी हो जाएगी। जहां सारी पावर किसके हाथों में होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसे बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। एकात्मक व्यवस्था कहां पर चलती है? ब्रिटेन में। और फेडरल सिस्टम कहां चलता है? अमेरिका में।
ठीक है, जहां पावर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक ही गुण है हमारा, देखो अगर आपसे पूछेगा कि जो सिंगल सिटीजनशिप है वो कौन सा गुण है आपका, यूनिटरी फीचर है वो। यही क्वेश्चन था जो आपने पूछा था मेरे से कि इसमें यूनिटरी फीचर क्यों काउंट कर लिया हमने से, क्योंकि भाई यहां पर बोल रहा है कि नागरिकता तो एक ही होगी, आप अपने स्टेट के बेसिस पे अपने आप को पहचान दे लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, गुजराती, मराठी, हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी, तेलुगु, कन्नड़, ऐसे बोल सकते हैं ना हम। तो ये बोल सकते हैं हम, झारखंडी, अब ये सब बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, नागरिकता एक ही है। ये आपकी क्षेत्रीय पहचान है, लेकिन ये आपकी कोई नागरिकता का प्रमाण नहीं है, क्षेत्रीय पहचान है, आपकी भाषा, आपका कल्चर, समझ गए। तो यहां पर क्या है ये इसका कौन सा फीचर माना जाएगा, यूनिटरी, नागरिकता केवल और केवल क्या है, एक है, सिंगल है, तो सिंगल नागरिकता है। इसके अलावा ये बोला गया मंत्रिमंडल की प्रणाली। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं, नागरिकता का जो भाग है वो भाग नंबर 2 है, और आर्टिकल नंबर 5 से 11 है ये संविधान में जो मेंशन है सिटीजनशिप के बारे में। मंत्रिमंडल के बारे में बात करें, दो शब्द बोलता हूं, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, ठीक है, क्या बोला है मैंने, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। जो मंत्रिमंडल होता है ना वो छोटी यूनिट है, और मंत्री परिषद बड़ी यूनिट है। मंत्री परिषद में बहुत सारे मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल खास मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट, समझ गए, वो याद रखना। फिर बाकी परमाधिकार लेख है, ये रिट होते हैं। अब आगे देखो, ये तो आपको ज्यादा जानना नहीं है, इतना याद रखना बस जो बताया। अभी और भी है बहुत सारी चीजें मैंने ऐड कर रखी है। पार्लियामेंट के कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं, स्पेशल राइट, जब आप पार्लियामेंट के मेंबर बनोगे तो भी आपके कुछ अधिकार है। संसद में रहते हुए कोई भी दिया गया भाषण कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है, यानी कि संसद में रहकर आपने कुछ भी बोला है संसद के अंदर तो वो कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं होगा, ठीक है, ये आपका विशेष अधिकार है। 40 दिन पहले सत्र शुरू होने से 40 दिन बाद सत्र शुरू होने, मतलब खत्म होने के बाद, आपको जेल नहीं हो सकती, कुछ मामलों में जेल नहीं हो सकती, समझ गए। जो बाय कैमरल सिस्टम है, बाय कैमरल मतलब 2 हाउसेस, जैसे आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे स्टेट लेवल पे विधानसभा और विधान परिषद, ये 2 हाउसेस हैं। ये दोनों हाउसेस हमने कहां से सीखे, ब्रिटेन के संविधान से या ब्रिटेन वालों से सीखे। इसके अलावा देखो, जो जैसे हमारे संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, ब्रिटेन में कौन इंपॉर्टेंट है, राजा, या जो पावर हमारे राष्ट्रपति को, भारत में राष्ट्रपति को पावर दी जाती है वही ब्रिटेन के राजा और रानी की पावर है। बस हमारे इधर उस पद का नाम क्या कर दिया हमने, वो इलेक्टेड है, तो हमने उसे क्या बोला, प्रेसिडेंट, और वहां पर उसे क्या बोलते हैं, राजा या रानी। जो काम हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट को करना होता है वो राजा रानी करते हैं वहां पर। अमेरिका का प्रेसिडेंट अलग है, इंडिया का प्रेसिडेंट अलग है, दोनों की पावर में अंतर है, बहुत सारा अंतर है, क्योंकि अमेरिका के यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री का पद नहीं होता, ठीक है, तो ये पावर का भी डिफरेंस है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एफपीटीपी, एफपीटीपी सिस्टम। यहां पर इसका मतलब है जो पहले झंडा गाड़ेगा वो जीत जाएगा, कहने का मतलब, अगर एक चुनाव में कई सारे लोग भाग लेते हैं और चुनाव में वोट देने वाले लोग लाख से ज्यादा है, तो उसमें जो भी ज्यादा वोट पाएगा वो जीत जाएगा। यहां शर्त ये नहीं है कि वो 50% से ज्यादा हो। 1 लाख लोगों ने वोट दिया, किसी को मिला मतलब 20,000, किसी को 22,000, किसी को 23,000, और फिर बाकी बट गए हैं 10,000, 12,000, 10,000, 12,000, ऐसे कैंडिडेट में बट गए। जिसको 22-23,000 वोट मिला वो जीत जाएगा, चाहे वो 1 लाख का 22 या 23% हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। विनर हमेशा कौन होगा, जिसका एक भी वोट ज्यादा होगा वो। ये सिस्टम आम जनता के लिए बड़ा फायदेमंद है। इसकी कुछ आलोचनाएं हैं, वो आराम से बात करेंगे कभी, कि इस सिस्टम को रिप्लेस करने की बात उठती है, कि ऐसी सरकार जहां पर जनता की इच्छा ही ना हो, यानी कि एक एमएलए एक एरिया से चुना जाता है, 1 लाख की आबादी में सिर्फ 22% लोगों ने या 22,000 लोगों ने क्या कर दिया, उसे नेता बना दिया। सबकी पसंद तो है ही नहीं फिर वो, तो जब कोई सबकी पसंद ही नहीं है तो फिर ऐसे व्यक्ति को चुनना ही क्यों, ये बताओ। पर यहां पर बात करते हैं कि ये सिस्टम आम जनता के लिए फायदेमंद है, ठीक है, और इतनी भरी पूरी आबादी में क्या करोगे आप, समझ गए। लोकसभा में अध्यक्ष का पद, स्पीकर कौन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों की बात हो रही है इधर। जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो इन सबके बारे में फुल डिटेल में जानेंगे। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट की बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 93 में आता है। कौन से में आता है,
93 आर्टिकल है ये, तो ये याद रख लेना। एफपीटीपी हम कौन से चुनाव के लिए यूज करते हैं, ये सिस्टम हम कहां यूज करेंगे बताओ? तो आपका सीधे आंसर होगा लोकसभा, विधानसभा और आपके पार्षद, एमसीडी चुनाव या पंचायत, पंचायतों के चुनाव में, या फिर जो दिल्ली में एमसीडी है तो एमसीडी के चुनाव, यहाँ डायरेक्टली जनता वोट देती है, तो ये तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, इसी को बोलते हैं हम एफपीटीपी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। समझ में आ गई बात? तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ तक? ये हमने सारा क्या पढ़ा? ब्रिटेन का पढ़ा जो हमने पढ़ा है। तो शॉर्टली अगर याद रखें, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, परमाधिकार लेख, मंत्रिमंडल, समझ गए? अब एफपीटीपी, लोकसभा में स्पीकर की पोस्ट, ये आपको हमेशा याद रखना है। दो हाउस, बाय कैमल सिस्टम, ये आपको याद रखना है। पार्लियामेंट के स्पेशल राइट्स, एफपीटीपी। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका, अगर हम बात करें तो अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ, बनकर तैयार हुआ और लागू भी हुआ। अमेरिका आमतौर पर कौन सी तारीख को आजाद हुआ है? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ। ठीक है, अमेरिका ने अपना संविधान बनाया। अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इसका मतलब दुनिया में सबसे छोटा संविधान अमेरिका ने बनाया। शुरुआत में जब बना तो कितने शब्द थे इसमें? 4000 वर्ड्स। और कितने मिनट में स्टडी हो सकता है ये? 30 मिनट में। अनलिमिटेड आर्टिकल्स है, लिमिटेड है। इतना छोटा संविधान, इतना ताकतवर देश कैसे? क्योंकि हर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। हमारे यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन एक ही बनाया, क्योंकि स्टेट के पास ये अभी उस समय अथॉरिटी थी नहीं, और उन्हें समझदारी भी नहीं थी उतनी। कई स्टेट्स के पास इतना भी वो स्ट्रक्चर नहीं था, उतना उन्हें मतलब काम करने का तरीका नहीं था, इसलिए संविधान बनाने वालों ने राज्य के लिए और केंद्र के लिए दोनों की व्यवस्था कर दी। संविधान का भाग नंबर 5 सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और भाग नंबर 6 स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो भाग 5 और 6, जब आप भाग 6 तक पहुंचोगे ना, तो लास्ट 6 का जो आर्टिकल है वो आपको कौन से नंबर का मिलेगा? 237। कौन सा मिलेगा? सोचो कितने आर्टिकल खत्म, 395 टोटल आर्टिकल है, उसमें 237 तो यही खत्म। 6 भाग पढ़ लिए, इसका मतलब संविधान तो अधिकतर खत्म हो गए यही। ठीक है, तो ये याद रखना। सबसे पहले जो हमें याद रखना है वो क्या है? फंडामेंटल राइट, एफआर, फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिए। भाग 3 है ये। कौन सा है ये भाग? 3, 12 से लेके 35 आर्टिकल के बीच में फंडामेंटल राइट, जिसमें आपको अगर हटाने होंगे तो कौन कौन से आर्टिकल हटाने? 12, 13, 33, 34, 35। इनमें कोई राइट मेंशन नहीं है, बाकी 14 से लेके 32 के बीच में राइट थे, वो आपको याद रखना बस। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट तो याद रखना है, ये बेसिक है जो हर किसी को मिले हुए। इसके अलावा जो हमारी जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंसी, ये भी कॉमन बात है। इसके अलावा ये याद रखना, न्यायिक पुनरावलोकन, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को रिवर्स कर सकता है, किसी के फैसले को रिवर्स कर सकता है, कोई पुराने फैसले को रिवर्स कर सकता है, किसी की जांच कर सकता है, किसी बात की जांच कर सकता है, कानून की इस बात की पुष्टि कर सकता है कि वो कानून संविधान के हिसाब से है या नहीं है, क्या वो किसी के मौलिक अधिकार को तो नहीं छेड़ते। अगर किसी के मौलिक अधिकारों को छेड़ते हैं तो ऐसे में क्या कर देंगे? हम उसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, समझ गए? वो रिव्यू के अंदर आ जाएगा। देखो, पर हम कौन सी पोस्ट हमने ली है? वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने कहां से ली है? अमेरिका से। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट का आर्टिकल कौन सा है? 63 या 64? तो 63। ठीक है, याद रख लेना, ये कौन सी पोस्ट आपको? वाइस प्रेसिडेंट, 63 वाइस प्रेसिडेंट। अब देखो इधर क्या लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट, किसकी बात हो रही है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने का जो पैटर्न है वो कहां से लिया गया, या जो तरीका है उसको हटाने का व्यवस्था हमने कहां से करी? यूएसए से। इनको हटाने का तरीका हमने कहां से लिया? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो सुनना रही बात, तो ये हो गया। अब आगे देखो, इंपीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, आर्टिकल कौन सा है ये? 61। कौन सा आर्टिकल है ये? 61। यानी कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को हटाने का जो पैटर्न है या तरीका है, जो या जो व्यवस्था है, जो प्रोसीजर है, जो वो कहां से लिया हमने?
अमेरिका से। और उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है महाभियोग, इम्पीचमेंट। महा अभियोग, अभियोग होता है केस, मुकदमा, और महा मतलब बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मुकदमा हुआ है यानी कि राष्ट्रपति में, समझ गए? तो ऐसा होता है, समझ आ गई बात? अब सबसे अगला हिस्सा देखो, आयरिश के बारे में, आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड से हमारे सबसे पहले क्या चीज ली गई है? डीपीएसपी। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहां से ली गई है? आयरलैंड से। संविधान की भाग नंबर कौन सा है? ये भाग नंबर 4 में है, 4 में। और आर्टिकल आता है 36 से 51। जब आप 1 से लेके 51 आर्टिकल तक पढ़ोगे तो सारे याद होने चाहिए आपको, फ्रीक्वेंटली फिंगर टिप पे याद होने चाहिए, वो तो मैं करा ही दूंगा, 237 तक तो ले आता हूँ, ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा सुनना, राज्यसभा में कितने मेंबर? राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने? 12 मेंबर। कितने? 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। राज्यसभा में 12 सदस्य कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट। आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस और सोशल वेलफेयर के बेसिस पे। अगर इसका आर्टिकल जानना हो तो आर्टिकल होता है 80, आर्टिकल होता है 80, और 80 में क्लॉज नंबर क्या होता है? यानी कि 80 का ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, क्लॉज 3, ठीक है, समझ आ रही बात? तो ये याद रखना। इसके अलावा प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? ये किस देश को देखकर अपनाया हमने? वैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 54 और 55 होता है, ये दो आर्टिकल होते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल कौन से हैं? तो बता सकते हो ना? तो कौन से दो आर्टिकल है बताओ? 54 और 55। समझ में आ गई बात आपको? अब सब छोटे छोटे संविधान आएंगे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा इनके बारे में ज्यादा होता है बस, बाकी सबके बारे में छोटी छोटी लाइनें लिखी हुई हैं। देखो, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिखा हुआ है? प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय द लॉ। जो भी संविधान में नियम बने हुए हैं उन नियमों को पार करके आगे नहीं जाओगे आप। अगर उस नियम में देरी लिखी हुई है तो देरी से काम होगा। अगर उस नियम में लिखा हुआ है कि ये स्टेप उठाने होंगे आपको, देन आप जस्टिस आपको इस तरीके से मिलेगा, या ये एक्टिविटी इस तरीके से होगी, या ये प्रोसीजर ऐसे होगा, तो वो मानना पड़ेगा आपको। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय द लॉ, जो लॉ कहता है उसके नियमों के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, ठीक है? तो ये नियम हमने कहां से लिया? जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सशक्त केंद्र, एक मजबूत केंद्र की बात करता है, लेकिन ये कभी नहीं चाहता, यहां पर हम इसे बोलते हैं अर्ध संघात्मक, क्या बोलते हैं इसे? अर्ध संघात्मक शासन या सरकार, क्या बोलेंगे हम इसे? यानी कि पावर कैसे बटी हुई है? यहां पावर बांटने का तरीका है कि पावर केंद्र को भी मिली हुई है और पावर राज्य को भी मिली हुई है। तो पावर किसमें बटी हुई है? केंद्र और राज्य दोनों में बटी हुई है पावर। किसके पास ज्यादा पावर है? कंपेरेटिवली पावर तो इसके पास ही ज्यादा है, केंद्र के पास, लेकिन राज्य के पास भी इंडिपेंडेंट होने की पावर है। इंडिपेंडेंट मतलब देश से अलग होने की नहीं, अपने अपने फैसले लेने की आजादी है इनके पास, ठीक है, याद रखना। रेसिड्यूरी पावर, ये क्वेश्चन आया था कि इस पर कानून कौन बनाता है हमेशा? सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल, गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर का आर्टिकल बता सकते हो? 153 से शुरू होगा, 153, समझ आ रही बात? 153 से गवर्नर का आर्टिकल शुरू हो जाएगा, तो आपको वो अलग से पढ़ना है बाद में, अभी नहीं, ये तो शुरुआत है बस, ठीक है? तो गवर्नर है, और ये देखो क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की परामर्शदात्री शक्ति, एडवाइजरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है या जज होते हैं जो, ठीक है, न्यायमूर्ति होते हैं जो, वो क्या करते हैं कि वो जब भी प्रेसिडेंट को सलाह चाहिए होती है तो वो सलाह दे सकते हैं। और आर्टिकल कौन सा लागू होता है इधर? मतलब 143, आर्टिकल 143 में परामर्शदात्री शक्ति लिखी हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो मेंशन हो रहे हैं, समझा रही बात? तो कनाडा भी हो गया आपका। अब इसके बाद कौन सा आएगा वो आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया। कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया से, तो कॉमन बात है, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, आजादी, व्यापार, ठीक है, याद रखना। और ये याद रख लेना, ठीक है। संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन सा आर्टिकल में? 108 आर्टिकल में। कौन सा आर्टिकल है? संविधान का कौन सा आर्टिकल है जहां पर ज्वाइंट सिटिंग की बात हुई है? 108। ये बातों बातों में आर्टिकल भी तो हो रहे हैं इसमें, इतने सारे आर्टिकल बताए, 61 है, फिर 108 है,
इसे पहले ही बताया मैंने। जर्मनी का वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हिटलर के टाइम की बात हो रही है, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन उसी को बोलते थे, बट मान लेते हैं। बस इतना याद रखना कि जब भी इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सस्पेंड। अगर फंडामेंटल राइट के सस्पेंड होने के आर्टिकल पूछेगा तो 358 और 359। 59 में स्वतंत्रता खत्म होती है, 58 में फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने की अथॉरिटी है। तो आपातकाल जब भी इमरजेंसी लगेगी फंडामेंटल राइट क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। कहां से लिए, जर्मनी से। समझ में आ गई बात, आगे कर दो अब, तो ध्यान से सुनना। सोवियत संघ से हमारे क्या लेगी फंडामेंटल ड्यूटी, संविधान का भाग नंबर 4A आर्टिकल 51A। ठीक है, जो प्रेम्बल है हमारी, प्रेम्बल, उसमें जो जस्टिस लिया गया, जस्टिस का जो थ्योरी है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये हमने यहीं से अपनाई गई है। और इसके अलावा 5 ईयर प्लान, ये जो हमारा 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान हमने किस कंट्री को देख के अपनाया, रूस या सोवियत संघ, एक ही। ठीक है, समझानी बात। फ्रांस से सबसे फेमस नारा आपको याद होगा, ये रहा, जब याद है, समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता। वैसे ही यहां से था, ये वहां पर रह गया। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये नारा है। और ये जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट बताई थी मैंने, ठीक है, रिपब्लिकन गवर्नमेंट में क्या, गणतंत्र वर्ड पहला। आप याद रखना, रिपब्लिकन गवर्नमेंट में जो रिपब्लिक वर्ड यूज किया गया है, गणतंत्र, वो हमने कहां से लिया है, फ्रांस से। ये तो मैंने पहले ही बता रखा है। और दूसरे क्या बताया, एक नारा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रेंच रेवोल्यूशन का हुआ है 1789 में। ठीक है, याद रखना, तारीख बता सकते हो, 14 जुलाई है ना, ये 14 जुलाई मतलब 14 जुलाई है। बस अब लास्ट सुनना ध्यान से, बस यहां पर खत्म हो जाएगा, ये रिपीट हो गया है, इसको काट देते हैं, एक ही बात। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, एक ही बात। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, तो आपको ये भी याद रख लेना है कि अगर आपसे पूछे कि भाई अमेंडमेंट प्रोसीजर कहां से लिया गया, तो आप बता दोगे। ठीक है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, बता सकते हो ना, इसमें तो कोई नई बात है नहीं कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का तरीका हमने कहां से लिया है। ये याद रख लेना कि ये आर्टिकल अगर पूछ लेता है कभी, तो आर्टिकल आता है 368। कौन सा आर्टिकल है, और अगर पार्ट नंबर पूछा भाग, तो भाग होता है 20। कौन सा भाग है, 20। लास्ट बात, यहां पर टॉपिक ही खत्म हो जाता है। भी राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है, राज्यसभा के जो मेंबर का इलेक्शन होता है, वो हमने किस देश को देख के अपनाया, और ये हमारे सोर्सेस खत्म होते हैं जितनी भी। ठीक है, किस देश के संविधान से हमने क्या कॉपी किया, कैसे कॉपी किया, क्या क्या अपनाया, वो सब आ जाएगा इसमें। समझ गए, अब क्लियर होगी बात। अब ध्यान से सुनना, हम कंक्लूड कर देते हैं इसको कि क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। पूरे संविधान में 1935 के एक्ट की भूमिका ज्यादा है। 1935 के एक्ट से 250 धाराएं बनाई गई है, मोर देन 75% कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी हो गया है, जो हमें याद रखना है। ब्रिटेन के संविधान से हमने बहुत सारी चीजें ली, अमेरिका, फ्रांस, रूस, उसके बाद हमने जर्मनी, साउथ अफ्रीका, है ना, मतलब आयरलैंड, कनाडा, इतने सारे देश है जिनसे हमने कुछ ना कुछ अपनाया। अब बेसिक बात ये होती है कि जैसे मान लेते हैं फंडामेंटल राइट अमेरिका से, डीपीएसपी आयरलैंड से, गवर्नर की पोस्ट, ये आपको याद रखना, कनाडा या जो भी बोला है, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो जो जो मेंशन होगा वो आपको याद रखना है। यानी कि हमने अपने संविधान में जो भी कॉपी की चीज, या जो भी हमने कहीं से बोरो की, वो हमारे संविधान को बेहतर बनाने के लिए की है हमने। अगर कोई चीज बेहतर है तो उसे अपना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके कंडीशंस के बेसिस पे बनी हुई है वो चीजें। ठीक है, तो अंत में क्या पता चला आपको कि भारतीय संविधान में अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ लिया गया। ठीक है, तो सुनना की बात, तो ये याद रखना बस। ठीक है।